अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका की कंपनी में काम करने वाले क्रिस्टल के फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें मदद करने के लिए अनामिका खुद जाती है। अब आगे, मेरे दोस्त के पास एक अपार्टमेंट है और वह यहाँ रहती नहीं है। वह चाहती है कि मैं उसके लिए किसी को वह अपार्टमेंट रेंट पर दे दूं। अनामिका ने उन्हें बताया वहाँ की रेंट देने की कोई जरूरत नहीं है, वह बस चाहती है कि कोई उनके घर पर रहे और अच्छे से उसके घर का ख्याल रखें। हम अच्छे से उसका ख्याल रखेंगे। क्रिस्टल को जब एक उम्मीद दिखाई तो उसने जल्दी से कहा, तो अनामिका ने शांति से आगे कहा, वह घर से यहाँ से नजदीक भी है, तो तुम्हें काम के लिए भी आसानी होगी। हमने इस एरिया में ऑलरेडी सब कुछ चेक कर लिया है, इस घर जितना सस्ता कोई और जगह नहीं है। क्रिस्टल को चिंता थी कि अनामिका की दोस्त कम पैसों की वजह से नाखुश हो सकती है। मेरी दोस्त ने ऑलरेडी कहा है कि प्राइस कोई बड़ी बात नहीं है। अनामिका ने टाइम देखते हुए कहा, मुझे अभी कुछ काम करना है, ईश्वर तुम्हारी मदद कर देगा। वहां पर सेटअप होने में मुझे अपनी दोस्त से एग्जैक्ट एड्रेस पूछना है, उसने आखिरी बार बताया था मगर मैं भूल गई हूँ। मैम, क्रिस्टल को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे थैंक यू कहे। उसकी मॉम भी खड़ी होते हुए बोली, अनामिका आपने आज हमारे 2 बार मदद की है, हमें नहीं पता कि हम आपको कैसे थैंक यू बोले। थैंक यू सो मच। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, बस अच्छे से रहिए और अपना ख्याल रखिए, वही काफी होगा। क्रिश्चियन उसकी बातों से काफी इम्प्रेस हो गई। ठीक है, फिर तो सब कुछ सेटल हो गया। अनामिका वहां से निकाल कर गाड़ी में बैठ गई और उसने अपना फोन खोला और अपनी प्रॉपर्टीज को देखा और उसमें से सबसे सस्ता और कम लग्जरी वाला अपार्टमेंट ढूंढ लिया। वह 3 बेडरूम अपार्टमेंट था जो काफी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था और 90 स्क्वायर मीटर का था। अनामिका ने सारे डिटेल्स ईश्वर को भेजा और मैसेज किया, जब मैं रिवर बैंक कैफे मीटिंग के लिए जाऊं तो तुम उन्हें सामान सेटल करने में मदद कर देना। जरूर मैम। वही सिंघानिया कॉर्पोरेशन के सीईओ का ऑफिस। देवांश ने कई बार अपना फोन चेक किया था लेकिन उसकी स्क्रीन पर कोई नया मैसेज नहीं था। क्या हमारे ऑफिस के इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है? देवांश ने वाईफाई का फुल सिग्नल देखा और नेटवर्क इशू का शक करके उसने ऋषि से मुड़कर कहा, मुझे मैसेज भेजो। ऋषि ने ऐसी कोई उम्मीद नहीं की थी, इसलिए उसने पूछा, क्या सर, अगर वह लोग सामने सामने बैठे हैं तो मैसेज भेजने का पॉइंट है? क्या वह लोग सामने सामने बात नहीं कर सकते? भले ही ऋषि ने ये बात सोची थी मगर उसने रिस्पेक्टफुली पूछा, मैं आपको क्या भेजूं सर? कुछ भी। तो फिर मैं आपको एक इमोजी भेजता हूँ। ऋषि ने उसे एक स्माइली फेस का इमोजी भेजा, जो देवांश के फोन पर तुरंत आ गया। इसका मतलब साफ था कि मोबाइल नेटवर्क में कोई इशू नहीं था। अनामिका ने जरूर उसे अब तक कुछ मैसेज ही नहीं भेजा होगा, इसलिए उसे नहीं मिला। तुम काम के दौरान इस तरह स्माइल इमोजी क्यों भेज रहे हो? देवांश को ऐसा लगा जैसे उसकी स्माइली इमोजी उसे चिढ़ा रही हो और वह बोला, मैं इस बार तुम्हारा बोनस अनाथ बच्चों को दान दे दूंगा। ऋषि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या उसके बॉस ने ही तो उसे भेजने के लिए कहा था? क्या उसने नहीं कहा था कि वह कुछ भी भेज सकता है? वह स्माइलिंग फेस से क्यों ऑफेंड हो गया? देवांश ने चैट बॉक्स खोला। उनकी आखिरी कन्वर्सेशन अनामिका से सुबह 6 बजे हुई थी, जब अनामिका चिंता से उसे आराम करने के लिए कहा था और कहा था कि वह लोग जल्दी ही मिलेंगे। वह उस वक्त उसके लिए कितना परेशान थी, उसे आराम करने के लिए कह रही थी लेकिन एक बार काम शुरू हो जाने के बाद वह उसे भूल क्यों जाती है। जब देवांश को याद आया कि कैसे उसके कंपनी के मेल एम्प्लॉयज उसे इम्प्रेस करने और प्रपोज करने की तैयारी कर रहे हैं, तो देवांश और उदास हो गया। उसने अपने बगल में खड़े ऋषि को देखा और पूछा, क्या कर रहे हो तुम? जिसके इंचार्ज तुम थे वह प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? क्या तुमने वह सारे इशू सॉल्व कर लिए जो उसी प्रोजेक्ट में आ रहे थे? सर, मैं अभी जाकर देखता हूँ। हो रोनन। देवांश ने उसे जाते हुए देखा और बोला, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? उसकी बात सुनकर ऋषि कंफ्यूज हो गया और उसने पीछे मुड़ते हुए पूछा, बॉस, क्या और कोई काम है जिसमें आपकी मदद कर सकता हूँ मैं? क्या हाल फिलहाल में हमने जो भी ब्रांड अपने अंदर शामिल किए हैं वह उनमें से कोई भी क्लॉथिंग कंपनी से रिलेटेड है? जब ऋषि ने सवाल सुना तो थोड़ी देर सोचा और बोला, हाँ, हमारे अंदर अभी अभी एक नया ब्रांड आया है जिसका नाम है वो फैशनेस। हमने उनके फाइनेंशियल इशू और इंटरनल स्ट्रगल की वजह से खरीद लिया है। देवांश ने धीरे से पूछा, क्या हमें किसी पार्टनर की जरूरत है? ऋषि हैरान हो गया। उसने कहा, बोस, आप मजाक कर रहे हैं ना? हमारे कंपनी कितने सारे फील्ड में नंबर 1 पर है, हमारे पास पार्टनर की कमी कैसे हो सकती है? कुछ लोग तो इतनी बड़ी कंपनियां होने के बावजूद हमसे भीख मांग रहे हैं पार्टनरशिप के लिए। जैसे ही ऋषि ने अपनी बात खत्म की, अचानक उसे कुछ रियलाइज हुआ, क्लॉथिंग कंपनी पार्टनर्स। ये सोचकर उसने जल्दी से अपनी बात को करेक्ट करते हुए कहा, लेकिन कुछ पार्टनर्स जिनके साथ हमारी डील हुई है वह अच्छी डील्स नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें अपने लिए एक अच्छा और बेहतर पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए।
उसकी ये बात सुनकर देवांश ने हल्का खुश होकर एक आईब्रो उठाकर पूछा, जैसे कि कौन? जब ऋषि को पता चल गया कि उसने सही अंदाजा लगाया है तो वह जल्दी से बोला, जैसे कि मेरे हिसाब से अनामिका मैम की क्लॉथिंग कंपनी काफी अच्छी है। वो हमें मैन्युफैक्चरिंग में मदद कर सकते हैं। मैं हमारे बहुत सारे प्रोडक्शन लाइंस हैं ये जिनके वह बाद भी हम अपने कपड़े ठीक टाइम पर तैयार नहीं करवा पाए। हम उनमें से कुछ क्लॉथिंग लाइंस को मैं की कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए और फिर क्वालिटी चेक करके और उन्हें अपने वेयरहाउस में लेकर आ सकते हैं। देवांश को यह आइडिया काफी पसंद आया, लेकिन तभी ऋषि बोला, मगर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा इतना बड़ा ब्रांड अचानक से मैं अनामिका के क्लॉथिंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेगा, तो उससे लोगों का ध्यान उन पर चला जाएगा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि वो फैशन अभी भी एक इंडिपेंडेंस है बना है, बिल्कुल मैं अनामिका मेम की कंपनी की तरह। भले ही उसके पीछे सिंघानिया कॉरपोरेशन का नाम जुड़ चुका है, लेकिन दुनिया के सामने वह एक नया और इंडिपेंडेंस ऑपरेटिंग कंपनी ही रहेगी। और अगर लोगों को नहीं पता चलेगा कि उसके पीछे सिंघानिया ग्रुप का हाथ है, तो अनामिका मैम की कंपनी के साथ उनकी पार्टनरशिप काफी गैर होगी। और उसके अलावा मैंने ऑलरेडी नई कंपनी का नाम भी सोच लिया है, अनामिका फैशन। ये सुनकर देवांश ने उठाते हुए कहा, तुम काफी अच्छा सोच लेते हो। देवांश की तारीफ सुनकर फाइनली ऋषि समझ गया कि वह खतरे से बाहर है, तो उसने एक राहत की सांस लेकर कहा, थैंक यू बॉस। तो ठीक है, फिर तो तुम्हारी आइडिया के साथ आगे बढ़ते हैं। देवांश की टोन पहले से थोड़ी नर्म और कैजुअल हो गई थी, अगर तुमने ऐसा कर लिया अच्छे से तो तुम्हारा बोनस डबल हो जाएगा। थैंक यू बॉस। ऋषि बहुत खुश हो गया। अब उसे पता चला कि उसके बस बुरे मूड में इसलिए थे क्योंकि उन्हें मेमो की याद आ रही थी। वह ऑफिस से जाता उससे पहले ही उसे कुछ याद आया और वह बोला, बॉस। हाँ, भले ही देवांश अभी भी ठंड ही था, मगर उसका मूड थोड़ा बेटर हो गया था। देवांश के एक्सप्रेशन ठीक थे, मगर उसका ठंड ओरा अभी भी मेंटेन था। बॉस, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ, आपको पता है ना कि लड़कियों को सबसे ज्यादा हमारी केयर और अटेंशन ही चाहिए होते हैं, वरना वह नाराज हो जाती है। क्या आपको लगता है मैं सही हूँ बॉस? तुम सही कह रहे हो। देवांश ने फाइनली अपना फोन उठाया और अनामिका को कॉल किया। अपने बॉस का मूड धीरे धीरे ठीक होता हुआ देखकर ऋषि ने फिर से एक राहत की सांस ली और चला गया। अनामिका कैफे में बैठकर मैनेजर के साथ कुछ डिस्कस कर रही थी, तभी अचानक उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। अनामिका ने अपना फोन तुरंत चेक नहीं किया, बल्कि खड़ा होकर दूसरे पार्टी के मैनेजर से बोली, गुड लक, मुझे उम्मीद है कि हमारा फ्यूचर कॉर्पोरेशन अच्छा होगा। मिस कपूर, आप एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं। मुझे भरोसा है कि हमारी पार्टनरशिप अच्छे से होगी। दूसरी पार्टी का मैनेजर अनामिका के स्किल से काफी खुश था। वह मुस्कुराकर बोला, जब तक हमारा सामान टाइम पर डिलीवर हो जाएगा और क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हमारा पार्टनरशिप भी नहीं टूटेगी। मैं समझ गई। अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, हम हमेशा ही बेस्ट चीज ही डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर दूसरे पार्टी का मैनेजर मुस्कुराकर वहां से चला गया। अनामिका ने उसे जाते हुए देखा और फिर अपना फोन चेक किया। तब उसने नोटिस किया कि देवांश ने उसे 2 बार फोन किया है, इसलिए उसने उसे कॉल किया। क्या बात है? क्या तुम बिजी हो? अभी अभी एक पार्टनर से मीटिंग खत्म हुई। मुझे भी तुम्हारा पार्टनर बनना है। देवांश ने प्यार से कहा, इस तरीके से मैं तुम्हें और देख पाऊंगा। अनामिका हंसते हुए बोली, क्या हम एक दूसरे से काफी नहीं मिलते हैं? बिल्कुल नहीं, देवांश ने सख्त आवाज में जवाब दिया, मुझे तुम्हारे साथ हर एक सेकंड और हर एक मिनट रहना है। अनामिका रोड से नीचे उतर रही थी। ऑल राइट, मैं टैक्सी रोकने वाली हूँ, मैं घर पहुंचकर तुमसे बात करूंगी, ओके? तुम अकेली बाहर हो? देवांश ने सोचा था कि उसका असिस्टेंट उसके साथ होगा। वह बोला, मैं अभी तुम्हें पिक करूं, अपने आता हूँ। कहाँ हो तुम? कोई बात नहीं है, मैं ऑफिस के नजदीकी हूँ, मैं बस एक टैक्सी लेकर वापस चले जाऊंगी। मुझे तुम्हें पिक करना है। देवांश ऑलरेडी अपने ऑफिस से निकल चुका था और ऋषि भी उसके पीछे दौड़ते दौड़ते आ रहा था, ये सोचकर कि कुछ अर्जेंट हुआ है। अनामिका हेल्पलेस होकर वही साइड में खड़ी होकर इंतजार करने लगी और उसने देवांश को अपना लोकेशन भेज दिया। उस कॉफी शॉप के अलावा आसपास की सड़क की सारी दुकानें खाली थी और उसके पीछे कुछ पुरानी सी खंडर बिल्डिंग टाइप की थी, जो भूत वाला वाइफ दे रही थी। अनामिका ने अपना फोन निकला कुछ पर्सनल मैटर सेटल करने के लिए। ठीक थोड़ी देर बाद 2-3 गाड़ियां उसके सामने आकर रुकी। अनामिका ने सर ऊपर उठाकर देखा तो मायरा, जिसने थोड़ी देर पहले मार खाई थी, वह अपने भाई हैरी और काफी सारे खतरनाक गुंडे टाइप दिखने वाले आदमियों के साथ उतर रही थी। वह मायरा ने पहले क्रिस्टल और उसकी मॉम के साथ ही सेटल्स को करने की सोची थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि रास्ते में उसे अनामिका मिल जाएगी। उसने पहले मुझे थप्पड़ मारा था और मुझे किक भी की थी,
मायरा ने अपने भाई से कंप्लेन की, तभी एक हवा के झोंके से अनामिका का बाल साइड में उड़ने लगे और उसकी खूबसूरती से हैरी हैरान हो गया। वह कितनी खूबसूरत थी। इस तरह सपने देखना बंद करो और मेरा बदला लो उससे। मायरा ने अपना सुजा हुआ चेहरा एक हाथ से कवर करके अपने भाई को हिलाकर याद दिलाया। हैरी ने बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां देखी थी, मगर अनामिका की खूबसूरती उनके कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा थी। उसने अनामिका के पास जाते हुए पूछा, क्या तुमने मेरी बहन को मारा? अनामिका ने उसे एक नजर देखा और फिर से अपने फोन में देखकर काम करने लगी, जैसे उसे उनके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। ये बस कुछ लोकल गुंडे हैं और एक हैरी जो अभी से 21 साल का बच्चा है। वह लोग उसे क्या ही नुकसान पहुंचा लेंगे। अगर तुम्हें अपनी गलती पता है तो अभी घुटनों के बल बैठ जाओ और मुझसे 10 बार माफी मांगो। मायरा, जिसे अपने भाई का सपोर्ट मिल गया था, उसने एरोगेंटली अनामिका से कहा। अनामिका ने उसके एरोगेंट बिहेवियर को देखा और कोल्डली बोली, तुम्हें क्या लगता है कौन हो तुम? मायरा इतनी गुस्से में थी कि उसकी बातों का जवाब ही नहीं दे रही थी। उसका चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो गया था। कितनी तेज लड़की है। हैरी को अनामिका में इंटरेस्ट आ रहा था। अगर तुम्हें घुटनों के बल बैठकर माफी नहीं मांगनी है तो मत मांगो, तुम बस मेरे साथ रहो और मुझे खुश कर दो तो हिसाब बराबर हो जाएगा। हैरी, क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हें इसे सबक सिखाने के लिए बुलाया है। मायरा अनामिका को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहती थी, वह अनामिका को प्रॉपरली सबक सिखाना चाहती थी। अनामिका ने एक आईब्रो उठाते हुए हैरी की तरफ देखा और बोला, यहाँ पर? मुझे ऐसा नहीं लगता। वह जानती थी कि आसपास को सर्विलांस कैमरा है, जो सबूत तो दे सकते हैं। अगर तुम्हें यहाँ शर्म आ रही है तो हम वहां जा सकते हैं। हैरी को लगा कि वह मान गई है, इसलिए उसने पीछे थोड़ी खंडार बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। ऑल राइट। अनामिका उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगी तो हैरी भी उसे फॉलो करने लगा और बाकी सारे गुंडे कंफ्यूजन में मायरा को देखने लगे कि उन्हें जाना है या नहीं। वही मायरा कंफ्यूज थी। वह जानती थी कि अनामिका फाइटिंग में काफी अच्छी है, तो वह इतनी आसानी से उसके भाई की बात कैसे मान गई? क्या उसे पता है कि यह गुंडे उसकी हालत खराब कर सकते हैं, इसलिए उसके भाई को पटाने की कोशिश कर रही है? या फिर उसे ऐसा लगता है कि उसकी खूबसूरती की वजह से वह उसके फैमिली का हिस्सा बन पाएगी? ये बस उसके सपनों में ही होगा। अनामिका ऐसे मैदान में पहुंची जहां घास लगभग घुटनों तक पहुंच रही थी और उसने हैरी की तरफ मुड़कर कहा, ये जगह ठीक है। हैरी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह लड़की एक लोकेशन चुनेगी। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट थी ताकि कोई उन्हें देखना, उसे सच में शर्म आ रही थी। सिर्फ तुम? अनामिका ने एक आईब्रो उठाकर मायरा के पीछे खड़े उन गुंडों को देखा और पूछा, क्या वह लोग ज्वाइन नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। हैरी कैसे उन गुंडों को इतनी खूबसूरत लड़की खुद से पहले छूने दे सकता है? हैरी अनामिका को छूने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था, तभी अनामिका ने उसके रिएक्ट करने से पहले उसका हाथ पकड़ लिया और उठाकर नीचे पटक दिया, जिससे वह कीचड़ में जाकर गिरा। डेम इट! मायरा जानती थी कि अनामिका इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम लोग? जाओ और मदद करो। ये लड़की बहुत चालाक है, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके भाई पर हाथ उठाने की? हैरी उसकी फैमिली का इकलौता बेटा और प्रिंस था। मायरा का ऑर्डर सुनते ही वह सारे के सारे गुंडे एक साथ अनामिका की तरफ भागा, जिसे देखकर अनामिका की आंखों में एक कोल्डनेस दिखाई दी। अनामिका ने उनमें से कुछ को फ्लाइंग किक दी और कुछ के पेट में इतनी तेज पंच मारा, एक एक करके उन्हें इसी तरह मार दी रही, जो आखिर में कुछ गुंडे बच गए। उन्होंने एक साथ अनामिका के ऊपर हमला किया। अनामिका ने उन्हें में से एक को ह्यूमन ढाल की तरह इस्तेमाल किया और फिर एक एक करके उन्हें मारने लगी। उनमें से एक गुंडे ने अनामिका को करने के लिए अपना चाकू निकाल लिया, मगर अनामिका ने उसे बहुत ही आसानी से डोज कर दिया, बल्कि उसका चाकू छीनकर उसी के गले के पास रख दिया, जिससे वह गुंडा बहुत डर गया। वहीं दूर खड़ी मायरा शॉप में अनामिका को हर एक गुंडे को मारते हुए देख रही थी, एक के बाद एक। आखिरी जो गुंडा बच गया, वह ऊपर से नीचे तक कांप रहा था और उसने डर के मारे सरेंडर करने के लिए अपना हाथ खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि उसने अनामिका का डर से अपनी ही स्टिक से अपने ही सर पर मारकर बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद अनामिका ने मुड़कर मायरा की तरफ देखा। मायरा बहुत डर चुकी थी, अब वह अकेली है। हैरी, हैरी! मायरा ने 2-3 बार मदद के लिए चिल्लाई, मगर उसका भाई अभी भी झाड़ियां से बाहर नहीं आया था। वह इतना डर गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी खतरनाक लड़की इस दुनिया में हो भी कैसे सकती है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका क्रिस्टल और उसकी मां के रहने का इंतजाम अपनी ही एक अपार्टमेंट में कर देती है और उसके बाद जब मीरा उसे करने के लिए गुंडे लेकर आती है, तो उन्हें भी वह बहुत आसानी से हरा देती है। अब आगे मायरा को भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसी लड़की इस दुनिया में हो भी सकती है।
वह ऊपर से कितनी जेंटल और प्यारी दिखती है, मगर एक डेविल की तरफ मार करती है, कितनी डरावनी है। अपने भाई को वही झाड़ियां में छोड़कर मायरा डर के मारे अपनी गाड़ी तक भाग कर गई और उसे चालू करके वहां से भाग गई। अनामिका की नजर उन लोगों पर पड़ी जो झाड़ियां में पड़े बेहोश थे, और फिर थोड़ी दूरी पर सड़क पर देवांश की गाड़ी पक्का रास्ते में ही होगी। चुपचाप रहना। अनामिका का कमानत सुनकर उन सारे गुंडों ने अपना मुंह बंद कर लिया। कितना भी दर्द क्यों ना हो रहा हो, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह लोग अनामिका की बात तार कर आवाज निकाल सके। मायाथी का भाई तो इतना डरा हुआ था कि उसकी बॉडी कांप कर रही था। उसने अनामिका का वायलेंस अपनी आंखों से देख लिया था। वह भले ही डेलिकेट और मासूम दिखती है, लेकिन वह इतने सारे गुंडों से भी ज्यादा ताकतवर है। कितना डरावना है। अनामिका रोड के साइड में आकर खड़ी हुई। तभी देवांश की गाड़ी आकर वहां रुकी। देवांश गाड़ी से उतरा और अनामिका की साइड जाकर उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला, तुम्हें इतने इंतजार करने के लिए सॉरी। अनामिका पैसेंजर सीट पर बैठ गई और बोली, तुम्हें मुझे आकर ले जाने की जरूरत नहीं थी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। देवांश ने नीचे झुककर उसकी सीट बेल्ट लगाई। उसके इतने नजदीक होने की वजह से अनामिका उसके हैंडसम चेहरे को देखने लगी और बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ। उसकी सीट बेल्ट लगाने के बाद देवांश ने उसे प्यार से देखा और बोला, तुम कितनी भी बड़ी क्यों हो ना हो जाओ, मेरे लिए तो बच्ची ही रहोगी। मुझे तुम्हें बिगड़ना और तुम्हारी केयर करना अच्छा लगता है। उसकी यह बात सुनकर अनामिका का चेहरा अचानक से जलने लगा। देवांश ने पैसेंजर सीट का दरवाजा बंद किया और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने तभी दो खाली गाड़ियों को नोटिस किया जिनमें दरवाजे अभी भी खुले हुए थे। उसने आसपास देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गाड़ी के अंदर बैठने ही अनामिका की तरफ मुड़कर पूछा, तुम अभी किस दिल के लिए गई थी? बस ऐसी छोटी सी दिल थी। अनामिका ने मुड़कर उस खंड की तरफ देखा। उन गुंडों में से कोई भी झाड़ियां से बाहर नहीं आया था। शायद उसने उन्हें इतनी तेज मार दिया है कि वह उठ नहीं पा रहे होंगे। कुछ दिनों में तुम्हें भी मेरे लिए छोटा सा काम करना होगा। अनामिका ने सोचा, क्या मैं बस एक नई कंपनी है जिस पर तुम्हारी अटेंशन की जरूरत है? तभी देवांश ने गाड़ी चलाते हुए पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हें पहले कुछ खिलाने के लिए ले चलता हूँ। अनामिका ने टाइम चेक किया तो ऑलमोस्ट दोपहर में हो गई थी, इसलिए उसने हाँ कह दिया। वह लोग जल्दी ही एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में पहुंच गए। देवांश ने अनामिका का हाथ पकड़ा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने नीचे सर झुकाकर देखा तो उसे पता चला कि अनामिका का राइट हैंड इंजर्ड था। उसे पर दो स्क्रैच लगे हुए थे जहां से हल्का खून आ रहा था। तुम्हें चोट लग गई? कब चोट लगी तुम्हें? देवांश ने केयरफुल नहीं देखा था, इसका मतलब उसने जब उसका हाथ पकड़ा तो पक्का उसके गांव में दर्द हुआ होगा। अपनी केयरलेसनेस को लेकर वह गिल्टी फील करने लगा और उसने पूछा, क्या मैंने तुम्हें अभी अभी चोट पहुंचाई? भले ही उसने उसके चोट को छुआ था, मगर वह बिल्कुल दर्द में नहीं चलाई, बस उसके लिए बर्दाश्त कर गई। वही अनामिका, जिसे पता ही नहीं था कि उसे चोट लगी है, उसने अपने हाथ की तरफ दो छोटे छोटे स्क्रैच मार्क्स को देखा और लाइटली बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था। पक्का लड़ते वक्त उसे कहीं से लग गई होगी, शायद उन आदमियों के कपड़ों में या फिर चीजों में कोई ऐसी नुकीली चीज होगी जिससे ये स्क्रैच लगे हैं। अनामिका को एग्जैक्ट रीजन नहीं पता था। देवांश ने रेस्टोरेंट का मैनेजर से फर्स्ट एड किट मंगवा। जब मैनेजर को लगा कि देवांश के साथ आई हुई लड़की को उसके रेस्टोरेंट में चोट लग गई तो वह बहुत डर गया और उसने अंदर आते ही माफी मांगना शुरू कर दिया। उसने तो रूम की सारी चीज हटवाने का भी प्रॉमिस कर दिया ताकि अगली बार उन्हें कोई चोट ना हो। उसके डरे हुए चेहरे को देखकर अनामिका थोड़ी सी हेल्पलेस फील करने लगी और वह बोली, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप जा सकते हैं। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे उसे मैनेजर के जान में फिर से जान आ गई और उसने फिर से उन्हें थैंक यू कहकर बाहर चला गया। तुम्हें चोट कहाँ से आई? देवांश ने कंफ्यूजन से पूछा। आह, ये चोट कैसे आई? मैं भूल गई। अनामिका को सचमुच याद नहीं था। ट्रायंगल जोन में उसे कई बार चोट लगी थी और इतना खून बहा था जिससे किसी एक इंसान की जान बचाई से जा सके, लेकिन उसने कभी अपने आंसू नहीं बहा और ना ही दर्द की शिकायत की, और उनके मुकाबले में तो उसकी हथेलियां पर लगी ये छोटे छोटे स्क्रैच उसे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? देवांश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द और केयर साफ था। कौन था वह? कोई नहीं। अनामिका ने इसे शांत करते हुए कहा, मुझे तो पता भी नहीं चला कि मुझे चोट कब लगी। इट्स ओके, दर्द नहीं हो रहा है। देवांश ने नीचे देखा और अपनी आंखों के गुस्से को शांत करने लगा। वह अपनी अनामिका की चोट के बारे में सोच भी नहीं सकता, किसी और की कैसे हिम्मत हुई उसे चोट पहुंचाने की। वह पक्का इस बारे में अच्छे से पता करेगा। मैं दवाई लगा रहा हूँ, थोड़ा सा जलेगा। देवांश की मूवमेंट बहुत ही जेंटल थी, जैसे वह रुई को छू रहा हो। अगर तुम्हें दर्द हो तो प्लीज मुझे बता देना, सहाना मत। जब पास में अनामिका को कई बार चाकू से वार लगे थे,
तब भी वह नहीं रोई थी, तो इन छोटी सी कट पर तो वह क्या ही रोएगी वह। देवांश ने जेटली दवाई लगाई उसके घाव पर, मगर उसने अनामिका के मुंह से एक आवाज भी नहीं सुनी। उसे लग रहा था कि वह पैनिक ना हो जाए, इसलिए अनामिका अपने दर्द को कंट्रोल कर रही है, और यह बात उसे और डिटरमिन कर रही थी अनामिका को हर्ट करने वाले इंसान को ढूंढकर सजा देने के लिए। अनामिका ने जब देखा कि देवांश कितने केयरफुली एक मोटी सी पट्टी उसके हाथ के आसपास बढ़ रहा है, तो वह थोड़ी स्पीचलेस हो गई। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अनामिका वह पट्टी लगवाना नहीं चाहती थी। वह कितना विजिबल है, सबको परेशान हो जाएगी, और उसे काम पर भी जाना है। उसके हाथ पर इतना बड़ा बैंडेज काफी लोगों का ध्यान खींचेगा। तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें उसे बैंडेज करना ही होगा, वरना इसमें इन्फेक्ट हो जाएगा और जल्दी ठीक नहीं होगा तो फिर क्या करोगी तुम? अनामिका हेल्पलेस हो गई। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? अनामिका को तो बिल्कुल दर्द नहीं हुआ था, मगर देवांश को जरूर हो रहा था, और तभी अचानक उसे सड़क के किनारे खड़ी उन दो खाली गाड़ियों को याद आया। मुझे दर्द नहीं हो रहा है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अनामिका को अपनी छोटी चोट से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका देवांश की अपने लिए केयर देखकर उसे अपने दिल में एक वम फीलिंग का महसूस हुआ। ठीक उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर लॉक किया। वह रेस्टोरेंट का मैनेजर था, जो थोड़ी देर पहले चला गया था और अभी खाना लेकर आया था। सर, आपका खाना तैयार है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने स्टाफ को यहाँ भेजे, इसलिए वह खुद लेकर आया था। लेकिन जैसे ही वह अंदर आया, उसने हमेशा कोल्ड रहने वाले देवांश को एक लड़की का हाथ पकड़कर स्वीट बातें करते हुए देखा। वह जानता था कि देवांश जरूर इस लड़की से पागलों की तरह प्यार करता होगा। उसने अपना सर नीचे किया और खाना साफ करने लगा। सर, आपका खाना एंजॉय कीजिए। वह वहां से जाने ही वाला था, तभी उसे देवांश की आवाज सुनाई थी। एक सेकंड रुको। उसकी आवाज सुनकर वह रेस्टोरेंट का मैनेजर डर गया कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। वह जल्दी से बोला, सर, अगर जरूरी है तो मैं मैम की चोट को देखने के लिए डॉक्टर बुला देता हूँ। इस फर्स्ट एड किट को अपने साथ लेकर जाओ। वॉट? वह मैनेजर हैरान हो गया। क्या देवांश को इतना ही चाहिए था? इंतजार किसका कर रहे हो तुम? ठीक है, मैं अभी देखा जाता हूँ। उस मैनेजर ने जल्दी से फर्स्ट एड किट लिया और 180 की स्पीड से वहां से भाग गया। उसने सोचा था कि देवांश उसे पर गुस्सा करेगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अफवाहों की तरह देवांश गुस्सेल और क्रूएल नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जब क्रिस्टल और उसकी मॉम सनशाइन अपार्टमेंट पहुंचे, तो वह लोग हैरान हो गए। वह लोग पड़ोस में ही इतने लग्जरी अपार्टमेंट में रहने वाले हैं, मगर उसका रेट सिर्फ 14,000 रुपए क्यों है? वह लोग 10th फ्लोर पर रहने वाले थे, और जैसे ही पासवर्ड डाल के अंदर का दरवाजा खोला गया, अंदर के नज़ारे को देखकर वह लोग और शॉक हो गए। वह घर बहुत ही लग्जरियस तरीके से डेकोरेट किया गया था। वह घर इतना साफ सुथरा था जैसे आज से पहले कोई वहां रहा ही ना हो। क्या उसकी रेट सिर्फ 14 रुपए महीने हो सकती है, वह भी मुंबई जैसे शहर में? क्या मेमा से कोई गलती हुई है? क्रिस्टल को भरोसा नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। उसने पूछा, ईश्वर, क्या तुम प्राइस को लेकर श्योर हो? हाँ, यही प्राइस है। ईश्वर ने हंसते हुए लगेज अंदर रखते हुए कहा, मैं आप लोगों को अकेला छोड़ देता हूँ। क्रिस्टल और उसकी मां ने एक दूसरे की तरफ शौक से देखा। वहीं दूसरी तरफ देवांश और अनामिका को खाने के बाद उसके ऑफिस छोड़ और फिर ऋषि को तुरंत अनामिका के साथ क्या हुआ है, इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लगा दिया। जल्द ही ऋषि ने उसे एक वीडियो भेजा। वह वीडियो रोड साइड के सिक्योरिटी कैमरा का था। 3 गाड़ी अचानक से अनामिका के सामने रुकी और एक लड़का और लड़की कई सारे गुंडों के साथ बाहर आए और उन्होंने अनामिका को घेर लिया। जल्दी ही वह लोग कैमरा की रेजिडेंस से दूर निकालकर पीछे वाले एरिया में गए, और कुछ मिनट बाद अनामिका वापस अकेले सड़क पर आई और देवांश की गाड़ी में बैठ गई। क्या इसका मतलब यह है कि इतने सारे लोग अकेले उसकी अनामिका को परेशान कर रहे थे? इस बारे में सोचकर देवांश के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और उसने कहा, अभी के अभी उन सबको ढूंढो, मुझे उनसे पर्सनली मिलना है। थोड़ी देर बाद एक अंधेरे डार्क जगह पर कुछ आदमियों के ग्रुप को लेकर आया गया। जब वह लोग अंदर आए तो उन्होंने एक टोल और एलिगेंट आदमी को बॉडीगार्ड के साथ खड़ा हुआ देखा। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि क्या हुआ है, इसलिए उसमें से एक आदमी ने पूछा, सर, क्या हम पूछ सकते हैं कि आप कौन हैं? हमें तो आज डिसूजा परिवार में हायर किया था, आपके यहाँ कौन लेकर आया है? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? वह अपने टूटी हुई हड्डियों और चोट लगे हुए शरीर के साथ काफी कंफ्यूज दिख रहे थे। मैं यहाँ अपनी अनामिका का बदला लेने आया हूँ, देवांश ने कोर नजरों से उन सब की तरह देखते हुए कहा। क्या तुम्हें वह याद है? देवांश की बात समझकर वह गुंडे कुछ समझ गए, लेकिन उनके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था कि वह उसे लड़की का बदला क्यों लेने आया है। उस खतरनाक लड़की के बारे में सोचकर वह लोग फिर से एक बार कांपने लगे।
तुम सब इतने बड़े हो गए हो और बस एक छोटी सी लड़की को परेशान करते हो। देवांश की आंखों में एक अजीब सी डार्कनेस फैली हुई थी। तुम लोग इतने लोग एक साथ मिलकर मेरी अनामिका को परेशान करते हो। सर, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। उसे लड़की को हमने परेशान नहीं किया था, वह लड़की हमें मार कर गई है। हमारे चोटों को तो देखिए। हाँ सर, वह लड़की बहुत स्ट्रांग थी, हम उसे कैसे मुकाबला कर सकते थे। पक्का वह छोटी सी उम्र से ही बॉक्सिंग कर रही होगी, देखी तो उसने कितने बुरी तरह मारा है हमें। नहीं रजब, मैं छोटा था तब से मुझे बॉक्सिंग आती है, मगर मैं भी उसकी तरह स्ट्रांग नहीं हूँ। वह शैतान है। शैतान? देवांश की आवाज धीमी और गुस्से से भरी हुई थी। नहीं सर, हमारा मतलब वह नहीं था, हमारा मतलब था वह बहुत स्ट्रांग है। ले जाए इन्हें। देवांश की आवाज बहुत ही ठंड थी। और बताओ कि बिना सोचे समझे कुछ भी करने का नतीजा क्या होता है। सर, आपको हम पर भरोसा करना होगा। उसे लड़की ने हमें मारा है, हमने तो उसे छुआ भी नहीं। वह लोग चिल्ला रहे थे मगर देवांश ने उनकी एक नहीं सुनी और उसके बॉडीगार्ड्स एक के बाद एक उन्हें मारने लगे। उन्हें इतनी बुरी तरह मार पड़ी थी कि वह लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वह लोग दर्द में चिल्लाए जा रहे थे। ये गलत है सर। देवांश की आंखें छोटी हो गई और उसने सख्त आवाज में पूछा, मैं फिर से तुम्हें पूछता हूँ कि किसने उसे टच किया था। एक आदमी जो बहुत बुरी तरह रो रहा था, उसने कहा, सर आप हमें ओवर एस्टीमेट कर रहे हैं। अगर हम कुछ भी करते तो उसे नजदीक भी नहीं जा पा रहे थे। एक दूसरे आदमी में रोते हुए कहा, सर हमने उसे छुआ तक नहीं है, उसने हमें इतनी बुरी तरह मारा है। देखिए, मेरा एक दांत भी तोड़ दिया है उसने। देवांश ने अपनी कोल्ड आंखों से उन्हें देखते हुए पूछा, तो फिर उसके हाथ पर चोट कैसे लगी? उसे चोट लगी थी। वह सारे के सारे गुंडे हैरान हो गए। उन्होंने तो उसे छुआ भी नहीं। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।